Assalamu alaikum everyone. So today we will start the topic number 9 which is scams and followers. तो हम ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें इसमें देखेंगे, इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें होंगी, कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होंगी, तो वो इस वीडियो में हम देखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. सो स्कैम्स एंड फॉलोअर्स बहुत सबसे ज़्यादा जो वाइडली इसका इस्तेमाल है वो आप अपने जो आईसी इंजन से उसमें आपको आइडिया होगा किस तरह इस्तेमाल होता है ये. तो यू कैन सी हेयर कि दिस शाफ्ट इज़ नॉन एज द कैम शाफ्ट, जिसमें आपके पास कैम्स जो है वो माउंट हुई हुई हैं. सो दिस जो ये दिस थिंग जो ये रोटेट कर रही है दिस इज़ नॉन एज कैम. और जो ये नीचे जो ट्रांसलेट कर रहा है सिस्टम ये आपका फॉलोअर है. तो नॉर्मली कैम्स जो होती हैं वो कंटिन्यूस मोशन में होती हैं और फॉलोअर्स जो होते हैं वो इंटरमिटेंट मोशन के अंदर होते हैं. तो वेन एवर वी आर कन्वर्टिंग द कंटिन्यूस मोशन ऑफ समथिंग इनटू इंटरमिटेंट मोशन, तो वी कैन यूज़ कैम्स एंड फॉलोअर्स. इसके अलावा भी कुछ चीज़ें आती हैं जो कि इस्तेमाल कर सकते हैं आप, बट अभी क्योंकि हम कैम्स एंड फॉलोअर्स की बात कर रहे हैं तो आप वहाँ पे कैम्स एंड फॉलोअर्स काफ़ी वाइडली यूज़ कर सकते हैं. सो एग्जाम्पल यहाँ पे है, डेफिनेशन देख लेते हैं पहले. अ कैम इज़ अ रोटेटिंग मशीन element which gives reciprocating or oscillating motion to another element known as followers. तो ये बात आपको पता ही है कि जो कैम्स की डिफरेंट किस्म की एग्जांपल्स हो सकती हैं. तो दिस ऑल यू कैन सी दिस इज़ कैम रोटेटिंग. यहाँ पे आप देख सकते हैं कैम की शेप जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है. तो कोई भी पार्ट जो कि कंटिन्यूस रोटेशन के अंदर होगा वो आप उसको सिंपल आप जो है वो कैम से रिप्रेजेंट करेंगे. वाइडली यूज इन ऑटोमेशन ऑफ मशीनरी, गियर कटिंग मशीन, स्क्रू मशीन्स, प्रिंटिंग प्रेस, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल. तो बहुत वाइड यूज है इसका. तो जो मेरी जो कॉन्सेप्ट था, जो एग्जाम्पल थी वो यही थी कि जब भी आप किसी मूवमेंट जो कि कंटिन्यूस मोशन है उसको आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इंटू इंटरमिटेंट मोशन, तो यू कैन यूज़ कैम्स एंड फॉलोअर सिस्टम. तो कैम जो है वो कंटिन्यूस रोटेशन में होती है और फॉलोअर का बेसिकली मकसद यही है कि फॉलोअर जिस तरह कैम की जो सरफेस जो उसकी सरफेस की जो बनावट होगी उसको फॉलो करेगा फॉलोअर. तो इसलिए हम उसको फॉलोअर कहते हैं कि इट्स बेसिकली फॉलोइंग द प्रोफाइल ऑफ कैम. अगेन दोबारा वो कुछ एग्जांपल्स दोबारा लिखी हुई हैं कि जो वेल्व एक्चुएशन एंड आईसी इंजन वहाँ यूज़ होता है आपका मोशन कंट्रोल इन मशीनरी, फोर्स जनरेशन, प्रिसाइज पोजिशनिंग, इवन टाइमिंग में. अच्छा, अब थोड़ा सा हम क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ लेते हैं फॉलोअर्स की. तो जो पहला तरीका है जिसके थ्रू हम वी कैन क्लासीफाई द फॉलोअर्स इज़ बेसिकली द सरफेस इन कॉन्टैक्ट के जहाँ जो कैम्स एंड फॉलोअर्स जहाँ पे कॉन्टैक्ट हो रहा है वो सरफेस कैसी है. तो यू कैन सी यहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म की सरफेसेस मिलेंगी. तो ये जो है आपका कॉन्टैक्ट सरफेस है ये पॉइंट कॉन्टैक्ट है. तो दिस इज़ नोन एज नाइफ एज फॉलोअर. यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि रोलर लगा हुआ है तो रोलर फॉलोअर कहलाता है ये. फिर फ्लैट फेस है, स्फेरिकल फेस फॉलोअर है आपके पास, ठीक है. अगेन स्फेरिकल फेस फॉलोअर, ऑफसेट फॉलोअर है. तो डिफरेंट किस्म की आपको कॉन्टैक्ट सरफेसेस मिलेंगी एंड डिफरेंट एरियाज ऑफ जहाँ पे भी कैम्स एंड फॉलोअर्स इस्तेमाल हो रहे हों. सेकेंड जो क्राइटेरिया जिसके थ्रू वी कैन क्लासीफाई फॉलोअर्स इज़ बेसिकली द अकॉर्डिंग टू मोशन ऑफ द फॉलोअर्स के फॉलोअर्स जो हैं वो किस तरह मूव कर रहे हैं. आइदर दे आर ट्रांसलेटिंग और आइदर दे आर रोटेटिंग. तो ट्रांसलेटिंग फॉलोअर्स और रोटेटिंग फॉलोअर्स. ट्रांसलेटिंग फॉलोअर्स ज़्यादा वाइडली यूज़ होते हैं बट आपको रोटेटिंग फॉलोअर्स भी कहीं ना कहीं मिल जाएंगे. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 6 एग्जाम्पल्स हैं इसमें से 5 जो हैं वो ट्रांसलेटिंग ही फॉलोअर्स हैं बट दिस वन इज़ आर रोटेटिंग फॉलोअर्स. तो यहाँ पे जो ये फॉलोअर लगा हुआ है इट विल रोटेट, ठीक है. द लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोअर्स विच वी कैन डू इज़ अकॉर्डिंग टू द पाथ ऑफ मोशन ऑफ फॉलोअर के फॉलोअर मूव किस तरह कर रहा है आपका. तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे दो एग्जाम्पल दो हिस्सों में तोड़ा हुआ है इसको. वन इज़ अगेन रेडियल फॉलोअर्स एंड द अदर वन इज़ ऑफसेट फॉलोअर्स. तो रेडियल फॉलोअर्स को पहले समझ लेते हैं क्या मकसद है उसका. रेडियल फॉलोअर्स को डिफाइन करना हो तो आप यू कैन डिफाइन के अगर आप इफ़ यू ड्रॉ अ लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ फॉलोअर तो वो कैम का जो सेंटर होगा वहाँ पे आके इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है. तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये दिस इज़ द लाइन विच इज़ जो कि सेंटर है आपके फॉलोअर का और वो जो कैम की सेंटर है उस पर आके इंटरसेक्ट कर रहा है. बिल्कुल उसी लाइन पे है वो, उसी पॉइंट के ऊपर है बेसिकली. जो सेंटर है कैम का, आपका जो सेंटर ऑफ रोटेशन है कैम का, उसी को आप एक्सटेंड करेंगे तो इट विल इंटरसेक्ट समवेयर हेयर, ठीक है. सेंटर पे वो इंटरसेक्ट करता है. अगेन हेयर भी यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है कि दिस लाइन इज़ द सेंटर ऑफ फॉलोअर और एग्जैक्टली वो जो कैम का सेंटर है, सेंटर ऑफ रोटेशन है, वहाँ पे आके वो उसको
कोइंसाइड हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। सिमिलर हेयर, और यहाँ जो 5 एग्जाम्पल हैं आपकी 1 2 3 4 5, सब में आप कह सकते हैं कि जो सेंटर है वो बिल्कुल अलाइन है विद द फॉलोअर। तो ये दीज 5 आर नॉन एज द रेडियल फॉलोअर्स। बट यहाँ पे आप देखें अगर, तो जो आपके पास फॉलोअर है वो थोड़ा ऑफसेट हुआ हुआ है, तो वो अगर यहाँ पे आप फॉलोअर की जो सेंटर लाइन है उसको एक्सटेंड करते हैं, तो वो कैम के सेंटर जो कैम का जो सेंटर और एक्सिस ऑफ रोटेशन है वहाँ पे कोइंसाइड नहीं कर रही है, ठीक है। तो दिस इज़ नोन एज अ ऑफसेट फॉलोअर, कि थोड़ा ऑफसेट होकर आपने लगाया हुआ उसको। अच्छा, अब ये तो थी जो क्लासिफिकेशन थी विद रिस्पेक्ट टू फॉलोअर्स। तो व्हाट अबाउट सम क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू कैम्प्स। तो अगर कैम्प्स की रिस्पेक्ट से हमने क्लासीफाई करना, तो पहला तो जो है उसको हम डिफाइन करते हैं, दिस इज़ नॉन एज अ रेडियल कैम। तो नॉर्मली जो आपके पास कैम की शेप मिलेगी वो आपको डिस्क या प्लेट की शेप में आपको नज़र आएगी कैम्प्स। द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क इज़ वेरी थ्रू आउट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द कैम। यू कैन सी कि ये जो फॉलोअर है ये मूव कब करेगा, ये मूव जब करेगा जब जो कैम्प्स का सेंटर है और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जब वो डिस्टेंस बढ़ेगा तो दिस विल मूव, कम या ज़्यादा डिस्टेंस होगा। तो अगर ये बिल्कुल सिस्टम जो है आपका जो कैम है आपकी, ये अगर एक सिर्फ सर्कुलर ऑब्जेक्ट होता तो फिर ऑब्वियसली कोई कैम एंड फॉलोअर का कोई कॉन्सेप्ट बनता ही नहीं, क्योंकि फॉलोअर मूव ही नहीं करता। बिकॉज द सेंटर, जितनी भी मूवमेंट हो रही है फॉलोअर की, वो उस चीज़ पर डिपेंड करती है कि सेंटर और जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उसका डिस्टेंस किस तरह चेंज हो रहा है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट पढ़ लेते हैं। अलाउज अ फॉलोअर टू राइड ऑन द आउटर एज गिव्स द फॉलोअर रेडियल मोशन, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी सिंपल। रेडियल जो कैम है जो कि आपकी नॉर्मल आपकी सिस्टम में काफ़ी इस्तेमाल होती है। द नेक्स्ट वन इज सिलेंड्रिकल कैम। सिलेंड्रिकल कैम में क्या होता है कि जो नॉर्मली जो आपके पास इसकी जो स्ट्रक्चर होता है वो सिलेंड्रिकल टाइप होता है और उसमें स्लॉट्स बने होते हैं। तो स्लॉट जो आपका फॉलोअर होता है वो स्लॉट्स में मूव कर रहा होता है, ठीक है। यू कैन सी इन दिस एग्जांपल कि ये जो आपका फॉलोअर है ये स्लॉट्स में मूव कर रहा है और वो सरफेस जो है वो कैम की सरफेस पे वो स्लॉट्स बने हुए हैं। तो दिस टाइप ऑफ कैम इज फॉर्म्ड ऑन अ सिलेंडर, तो सी दैट्स व्हाई वी आर calling it as cylindrical cams. A groove is cut into cylinder which varies along the axis of rotation, ठीक है। Attaching a follower that rides in the groove gives the follower motion along the axis of rotation, ठीक है। तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये वाली जो लाइन थी आपकी, उसी की पैरेलल में ये आपका फॉलोअर भी मूव करेगा। तो ये एक और क्लासिफिकेशन हम करते हैं कैम्स की, विच इज़ नॉन एज द सिलेंड्रिकल कैम्स। यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि दिस इज़, यू कैन सी ये स्लॉट्स बने हुए हैं सिलेंड्रिकल कैम में और उसके ऊपर ये मूव कर रहा है। तो दिस इज़ बेसिकली मोटरसाइकिल ट्रांसमिशन शोइंग सिलेंड्रिकल कैम। ये वीडियो काफ़ी बड़ी है तो मैं इसको आई थिंक आपको लिंक शेयर कर दूंगा। अच्छा, अब थोड़ा सा हम टेक्निकल और कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ों की तरफ आते हैं। तो आप जो कैम्स एंड फॉलोअर्स की जो आप मोशन आप डेवलप करेंगे तो वो किस तरह डेवलप करते हैं, तो उसको ज़रा देख लेते हैं। दो उसके तरीके हैं कि आपकी जो मूवमेंट होती है फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। तो पहला जो है वो क्रिटिकल एक्सट्रीम पोजीशन है, विच इज़ नोन एज CEP, in which start and finish position of the follower are defined but not specify the constraints। तो आपको स्टार्टिंग पोजीशन और जो एंड पोजीशन है वो फॉलोअर की पता है, बट जो बीच में कंस्ट्रेंट्स है वो आपको नहीं पता। द नेक्स्ट वन इज़ द क्रिटिकल पाथ मोशन CPM। मोर कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम, ऑल पाथ मोशंस आर डिफाइंड। तो इसमें और कंस्ट्रेंट आपको दिए हुए होते हैं और जो टोटल पाथ्स होती हैं तमाम की तमाम बड़ी वेल डिफाइंड होती हैं। नॉर्मली वी विल बी डीलिंग विद दिस थिंग। CEP की बात कर रहे होंगे अभी हम आज के लेक्चर में, और आगे जाके अगर उसको तो उसमें भी हम CEP की बात ही कर रहे होंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे समझ लेते हैं कि किस तरह डिफरेंट किस्म की जो मोशन प्रोफाइल्स होती हैं फॉलोअर्स की, वो किस तरह से जो है आप उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो पहले ये समझ लें, जो नई टर्म के लिए शायद आपको पहली बार सुन रहे हो आप लोग, अ डुएल इज़ अ जीरो डिस्प्लेसमेंट और द एब्सेंस ऑफ मोशन ऑफ द फॉलोअर ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द गेम। तो आप ये देख सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि फॉलोअर जो है वो हमेशा मूव कर रहा हो, ठीक है। तो एक बड़ा ही कॉमन जो एक टर्म इस्तेमाल होती है डुएलिंग की, विच इज़ नॉट एज, तो उसमें ये होता है कि आपका जो फॉलोअर है वो मूव नहीं कर रहा होता, वो स्टेशनरी होता है। और ये बड़ा कॉमन है इसमें, जो कैम्स एंड फॉलोअर्स के सिस्टम इस्तेमाल होते हैं उसमें बड़ा कॉमन है कि आप डुएलिंग को जो है वो इनकॉर्पोरेट करते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम कि आप क्या चाह रहे हैं वहाँ पे।
तो जो पहली जो यहाँ पे मोशन से रिप्रेजेंट किया है विच इज़ नोन एज द राइज फॉल। तो इसका मतलब क्या है कि इस सिस्टम के अंदर जो फॉलोअर की मोशन से हम डिफाइन कर रहे हैं, फॉलोअर की मोशन जो होगी उसमें राइज आएगा एंड देन देयर इज़ एन फॉल। तो एक राइज एक फॉल है, दैट्स इट। तो यू कैन सी कि अगर मैं इसकी डायग्राम बनाना चाहूँ तो ये राइज स्टार्ट हुआ, दिस इज़ फॉलोअर डिस्प्लेसमेंट, तो ये मूवमेंट है कि कितना वो ट्रांसलेट कर रहा है। तो ये राइज स्टार्ट हुआ, इसने अपनी जो मैक्सिमम हाइट थी वो अचीव की एंड देन फॉल, और जो आपका पूरा जो साइकिल था वो कंप्लीट हो गया फ्रॉम 0 डिग्री टू 360 डिग्री। तो दिस इज़ नॉन एज द राइज फॉल मोशन, या उसको फॉलोअर बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि हम ये जो डिस्प्लेसमेंट है इज़ नथिंग टू डू विद द कैम की किस तरह की मोशन हो रही है, कैम की सिर्फ एंगल आ रहा है, बट द डिस्प्लेसमेंट इज टोटली ऑफ फॉलोअर। द नेक्स्ट वन विच इज़ more common than the rise fall is dual rise fall। तो you can see यहाँ पे ये जो पाथ है ये डुएलिंग का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉलोअर की कोई मूवमेंट नहीं होगी, देर इज़ नो मोशन ऑफ फॉलोअर ओवर हेयर, डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल नहीं हुई है। यहाँ से फिर राइज स्टार्ट हुआ है, मैक्सिमम पोजीशन पे फॉलोअर पहुँचा है एंड देन आपका फॉल स्टार्ट हो गया है, और फिर ये आपका जो साइकिल था वो कंप्लीट हो गया। तो ये कहलाता है डुएल राइज फॉल। द लास्ट वन इज़ द मोस्ट यूज इन सिस्टम्स, जिसमें दो डुएल होते हैं और एक राइज और फॉल होता है। तो स्टार्टिंग डुएलिंग, देन वी हैव अ राइज, देन वी हैव अगेन डुएल और फिर फॉल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अगर मैं इसकी फिगर से इसको चेक करना चाहें तो दिस इज़ अगेन डुएलिंग, कोई फॉलोअर की कोई भी मोशन नहीं है यहाँ पे। फिर एक ख़ास पॉइंट के बाद राइज स्टार्ट होता है, सो फॉलोअर जब ट्रांसलेट होना शुरू हो गया और वो यहाँ पे आने के बाद अपनी जो मैक्सिमम हाइट थी उसने अचीव कर ली है। अब वो मैक्सिमम हाइट के ऊपर भी दोबारा स्टेशनरी है, डुएलिंग है यहाँ पे भी, ठीक है। तो यू कैन सी ये जो पाथ है आपका ये अगेन डुएल कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे फॉलोअर की जो डिस्प्लेसमेंट है वो कांस्टेंट है, इट्स नॉट मूविंग अप एंड डाउन अप और डाउन। और फिर इसके बाद अगेन आपका जो आखिरी जो मोशन थी वो फॉल की मोशन थी, तो वो फिर कंप्लीट होके 360 डिग्री पे आके आपका जो कंप्लीट साइकिल था वो कंप्लीट हो गया। तो यू कैन सी कि यहाँ पे 4 किस्म के मोशन आपको नज़र आ रहे हैं। पहले जो है लो डुएल, फिर एक राइज, फिर हाई डुएल और फिर फॉल। अच्छा, अ मशीन साइकिल इज़ यूजुअली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इट्स मास्टर ड्राइव शाफ्ट। सबको पता है कि हम आरपीएम से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर फोर स्ट्रोक इंजन्स द साइकिल इज कम्प्लीटेड इन 2 रेवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि 2 रेवोल्यूशन चाहिए होते हैं पूरा कंप्लीट साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। तो इट्स मीन कि आपको क्रैंकशाफ्ट की जो रोटेशन होगी वो 720 डिग्रीज चाहिए होगी टू कंप्लीट द साइकिल। द मास्टर ड्राइव शाफ्ट इज यूज्ड टू ड्राइव द कैम शाफ्ट, सही है। द जॉब ऑफ द कैम डिजाइनर इज टू इंश्योर दैट द फॉलोअर कंप्लीट्स इट्स डिजायर्ड मोशन इन 1 रेवोल्यूशन ऑफ द कैम शाफ्ट। तो जो कैम का जो डिज़ाइनर जो डिज़ाइन करता है उसका काम बेसिकली ये होता है कि फॉलोअर की जो मोशन है उसको सही तरह सिंक्रोनाइज कर दे वो आपकी क्रैंक शाफ्ट की मोशन के साथ। तो और इसीलिए मुमकिन, और ये इसी वक्त मुमकिन है जब आपकी जो एक रेवोल्यूशन है कैम शाफ्ट की उसमें आपके फॉलोअर जो आपकी वेल्व्स की मोशन है वो बिल्कुल जिस तरह आप चाह रहे हैं उस तरह हो, ठीक है। तो पूरी कंप्लीट होनी चाहिए उस मोशन का, जो डिज़ायर्ड मोशन है आपका वो उस 1 रेवोल्यूशन ऑफ द कैम शाफ्ट में कंप्लीट होनी चाहिए। The first task faced by the CAM designer is to select the mathematical functions to define to be used to define the motion of the follower। तो पहला तो काम ये होता है कि भाई आप किस तरह मैथमेटिकल फॉर्मूलाज जो है वो डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डायग्राम इस्तेमाल होती हैं वो SVAG डायग्राम इस्तेमाल होती हैं। इट्स नथिंग, जो ये SVAG है ये सिर्फ सिंपल आपको डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और जर्क, ये जो आपको नज़र आ रहा है SVAG, तो ये इसको सिंप्लीफाई करने के लिए वी यूज़ द टर्म SVAG। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और जर्क है, और ये इसके जो है ग्राफ्स बनते हैं विद रिस्पेक्ट टू कैमशाफ्ट एंगल और विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो आप टाइम के रिस्पेक्ट से भी इसको प्लॉट कर सकते हैं और इसी को आप कैमशाफ्ट के एंगल से भी प्लॉट कर सकते हैं। अब क्योंकि ओमेगा जो है वो कांस्टेंट है सिस्टम का, तो अगेन ये जो दोनों कैमशाफ्ट एंगल हो गया, टाइम हो गया, ये इंटरचेंजेबल हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे जो है एक SVAG डायग्राम दिखाई हुई है जिसमें 4 डुएल्स हैं। तो यू कैन सी के
यू कैन सी कि यहाँ से स्टार्ट हुआ राइस, देन वी हैव डोइलिंग, फिर अगेन फॉल, फिर डोयल हो गया, फिर राइस, फिर डोयल, फिर फॉल, फिर डोयल, ठीक है। तो ये इसका पूरा एक सिस्टम भी बताया हुआ है कितने सेगमेंट्स हैं इसके अंदर। तो पहला अगर आप देख सकते हैं कि साइक्लोइड राइज है, इस साइक्लोइड का मतलब ये है कि फंक्शन क्या इस्तेमाल कर रहे हैं आप, तो फंक्शन यूज़ जो है वो साइक्लोइड फंक्शन आप यूज़ कर रहे हैं। अगेन फिर जो साइक्लोइड है वो 0 से 60 डिग्रीज तक जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ आने में जितना जितना एंगल चाहिए कैम का वो 60 डिग्रीज है। फिर डोइलिंग है, तो डोइलिंग का जो एंगल है वो 60 से स्टार्ट होगा, बिकॉज एट दिस पॉइंट द एंगल ऑफ द कैम इज 60, और यहाँ पे जो एंगल है कैम का वो 90 है, तो टोटल जो डोइलिंग का एंगल है वो आपका 30 डिग्री हो जाएगा। एंड सिमिलरली फिर आपका जो फॉल है वो आ गया यहाँ पे, वो 90 से स्टार्ट होगा और आपका 150 पे ख़त्म हो रहा है। तो ये दिस है, यहाँ पे जो है आपका एंगल कैम का वो 90 है, और फिर यहाँ पे जो है आपका वो 150 है। तो जो पूरा एंगल रिक्वायर्ड फॉल के लिए वो आपका 60 डिग्रीज हो गया। तो इस तरह से जो है आप SVAG डायग्राम्स जो है वो डेवलप करते हैं। सो ये आपका डिस्प्लेसमेंट की ग्राफ आ गया, फिर आपका वेलोसिटी का ग्राफ आ गया, एंड देन वी हैव एक्सेलरेशन, और फिर आपका लास्ट वन इज द जर्क। अच्छा, वी विल यूज द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजीज ड्यूरिंग द सिलेक्शन। तो पहला जो हमने बीटेक डिफाइन कर लेते हैं, कैम रोटेशन ड्यूरिंग अ मोशन इवेंट, राइज फॉल डोयल, ठीक है। तो कैम की रोटेशन की बात हो रही है, तो ये एक आपके पास कांस्टेंट टर्म है। ये अगर मैं यहाँ देखना चाहूँ तो बीटा क्या कहलाएगा, तो ये जो आपका तमाम एंगल्स हैं ये बीटा है, कि उसने जो फॉर एग्जांपल जो राइज है इसमें बीटा जो है वो 60 डिग्री ही रहेगा, ठीक है। जो आपका डोयलिंग है उसमें आपका डेल्टा जो बीटा है वो 30 डिग्री रहेगा, एंड सो ऑन। तो जो बीटा है वो उस खास जो मोशन हो रहा है उसमें कितना एंगल लगा है कैम का वो डिफाइन करता है। तो इट्स अ कांस्टेंट थिंग। टी टाइम कंज्यूम ड्यूरिंग अ मोशन इवेंट, तो उस टाइम में उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव होने में कितना टाइम रिक्वायर्ड है। और जो टी और बी है ज़ाहिर सी बात है कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ये वही फार्मूला है कि अगर आप बीटा को थीटा ले लें तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है। तो इसमें तो मसला नहीं है कोई। तो हम क्योंकि यहाँ पे बीटा एज अ सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं टू डिफ्रेंशिएट फ्रॉम थीटा, बिकॉज हेयर बीटा इज कांस्टेंट, तो इसीलिए जो है वो हम यहाँ पे ओमेगा से उसको टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, सो एच डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोअर ड्यूरिंग अ मोशन इवेंट, तो एच जो है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट है आपके फॉलोअर की। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड दिस टर्मिनोलॉजी आई गेस। तो आगे चलते हैं। अच्छा, अब ट्राई करते हैं कि लेट्स ट्राई एन एग्जांपल, और कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह हम जो है वो ग्राफ डेवलप कर सकते हैं कैम्स एंड फॉलोअर्स के। तो अ कैम इज़ यूज फॉर अ प्लेटफॉर्म दैट विल रिपीटेडली लिफ्ट बॉक्सेस फ्रॉम द लोअर कन्वेयर टू एन अपर कन्वेयर। तो यू कैन सी कि ये इसका काम जो है कैम का वो ये है कि यहाँ जो ये दिस इज़ लोअर प्लेटफॉर्म, दिस इज़ अपर कन्वेयर बोलते हैं, प्लेटफॉर्म बोलते हैं। तो व्हाट इज़ हैपनिंग कि यहाँ से जो है आपके पास बॉक्स आएगा इसके ऊपर, एंड देन इट विल मूव, और फिर जो है जो ये ऊपर वाला कन्वेयर है वो उस बॉक्स को रिसीव करेगा एंड सिस्टम आपका आगे चलेगा। तो आप देख सकते हैं कि डोइलिंग 2 पॉइंट पे चाहिए। एक तो यहाँ पे जब ये जो आपके पास कैम होगी वो बिल्कुल लोअर जो प्लेटफॉर्म लोअर कन्वेयर है उसके साथ अलाइन होगी, तो आपको डोइल चाहिए होगा। और फिर जब ये मूव होकर ऊपर चली जाएगी तो फिर यहाँ पे अगेन जब वो अपर कन्वेयर के साथ अलाइन होगी तो फिर अगेन आपके पास आपको डोइलिंग की ज़रूरत होगी। प्लॉट द डिस्प्लेसमेंट डायग्राम एंड डिटरमाइन the required speed of the cam when the follower motion sequence is as follow। अच्छा, ये फॉलोअर का मोशन दिखाया हुआ आपका, तो इसका मतलब क्या है, राइज इन 1.2 सेकेंड्स के राइज 0 से स्टार्ट होगा और 1.2 पे मैक्सिमम हाइट पे अचीव कर लेगा। फिर 1.2 के बाद डोइलिंग स्टार्ट होगी जो कि 0.3 सेकेंड की डोइलिंग होगी, तो टोटल जो आपके पास टाइम हो गया वो 1.5 हो गया। फिर 1.5 के बाद फॉल स्टार्ट होगा और उसकी जो ड्यूरेशन होगी वो 0.9 होगी। तो यहाँ पे 1.5 था और ये 0.9 उसमें ऐड हो गए, तो आप 2.4 पे चले गए, एंड सो ऑन, ठीक है। फिर डोइलिंग का टाइम, तो ये जो टाइम दिए हुए हैं ये उस मखसूस जो मूवमेंट है उसका टाइम है, ये टोटल टाइम नहीं है। तो राइस के लिए 1.2 सेकंड चाहिए, डोइलिंग के लिए 0.3 चाहिए, फॉल के लिए 0.9, फिर अगेन डोइलिंग के लिए 0.6, एंड देन फिर फॉल के लिए 0.9। तो ये कंप्लीट जो आपने मोशन करना है, जाहिर सी बात है ये आपने 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ कैम पे करना है, यानी कि 360 डिग्रीज के अंदर आपने ये कंप्लीट करना है। तो अगर सबसे पहले मेरा काम क्या है
मैं टोटल टाइम निकाल लूँगा साइकिल का, तो सब सारे जो टाइम्स हैं उसको ऐड कर लूँगा, तो जो कि नज़र आ रहा है मेरे पास 3.9 सेकेंड्स। अच्छा, अब कैम शाफ्ट की क्या स्पीड होनी चाहिए, तो सिस्टम पूरा सिस्टम 3.9 सेकेंड टाइम ले रहा है कंप्लीट होने में, और एक रेवोल्यूशन ख़त्म हो रही है, तो इसका मतलब एक रेवोल्यूशन को 3.9 सेकेंड्स लग रहे हैं। तो इसको अगर मैं रेवोल्यूशन पर सेकंड में लेना चाहूँ तो इसको आप ऑब्वियसली इस रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 0.256 आएगा। तो दिस इज़ जो कैम शाफ्ट की स्पीड है वो आ रही है आपके पास 0.256 रेवोल्यूशंस पर सेकंड, विच इज़ 15.38 आरपीएम। ठीक है, तो ये हमने आरपीएम तो निकाल ली कैम शाफ्ट की। अब नाउ यू कैन ईजिली फाइंड कि आपने यहाँ पे जो है रेडियंस में निकालना है, बेसिकली उसको डिग्रीज पर सेकंड में भी ला सकते हैं आप। तो नाउ यू कैन व्हाट यू कैन डू कि आपने ये देखना है कि जो पहला 1.2 सेकेंड्स जो लगे हैं राइस को, उसमें कितना डिग्रीज कैम जो है वो रोटेट हुआ है। तो आप बड़े आराम से ये डिग्रीज निकाल सकते हैं। अगर 19 जो आपके पास डिग्रीज पर सेकंड जो आपने ओमेगा को कन्वर्ट किया इनटू डिग्रीज पर सेकंड, इसको आप सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 1.2 से, तो यू विल गेट दिस मोशन इवेंट। और सिमिलरली फिर ये आप हर जो आपके पास मोशन था, डुएलिंग का, फॉल, डुएल, फॉल, जो भी मोशन थे आपको, आप सिंपली तमाम निकाल सकते हैं। यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई दिस थिंग विद द टाइम। ठीक है, तो ये बेसिकली यही फॉर्मूला है, ओमेगा को टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, इट्स नथिंग न्यू एक्चुअली। सो जो बीटा निकाल रहे हैं वो ओमेगा को, जो दिस इज ओमेगा, और टी जो है उसको आप रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब ये जो पहला जो राइस था उसके लिए कैम शाफ्ट की पोजीशन 110.8 थी, और फिर अगला जो इवेंट था उसमें डुएलिंग थी 0.3 सेकंड की, तो उसमें कितना कैम रोटेट हुआ 27.7। तो टोटल जो कैम की रोटेशन है, जाहिर सी बात है वो दोनों को हम सिंपली ऐड कर लेंगे, तो विच इज़ 138.5। ठीक है, तीसरा जो आपका इवेंट था उस फॉल था उसमें 0.9 सेकंड लगे, तो उसके लिए जो कैम की रोटेशन है वो 83.1 डिग्रीज है। तो टोटल जो रोटेशन हो गई है फ्रॉम 1 to 3 विल बी एडिशन ऑफ ऑल दीज 3। ठीक है, तो ये सोन आखिर में जो है जाहिर सी बात है आपके पास 360 डिग्रीज आना चाहिए, ताकि कंप्लीट एक साइकिल नज़र आए वो कंप्लीट हो गया। और इसको आप ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो यू कैन ड्रॉ इट ऑन द ग्राफ एज वेल, पूरा कंप्लीट। तो यू कैन सी दिस इज़ राइस, दिस इज़ डोएल, फिर ये फॉल हुआ, फिर ये डोएल हुआ, फिर ये फॉल हुआ, एंड देन सो ऑन। तो ये एक पूरा कंप्लीट साइकिल बन गया। टाइम वगैरह सारे लिखे हुए हैं कि कितना एंगल 110.5 जो आपके पास आया था वहाँ पे आपके पास राइज हुआ है, एंड देन फिर ये जो है डुएलिंग है। तो ये पूरा एक सिस्टम है बना के दिखाया हुआ है इसी को ग्राफ को लेते हुए। अच्छा, अब कुछ डिज़ाइन प्रॉब्लम्स देखते हैं हम कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप कैम को डिज़ाइन कर रहे होते हैं। तो डबल डुएल कैम डिज़ाइन की बात हो रही है, इसमें 2 डुएल होंगे। तो इन अ यूजुअल डिज़ाइन एप्लीकेशन यू विल बी गिवन अ रिक्वायरमेंट सिमिलर टू द फिगर शॉन बिलो। ये आपकी रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट क्या है, ये एक रफ आपको बता दिया गया है कि भाई 0 से 90 डिग्री पे लो डुएल है, कोई मूवमेंट नहीं है, फिर 90 से 180 पे आपने राइस करना है। ठीक है, राइस करके आपने जो आपके पास हाइट होनी चाहिए वो 1 मिलीमीटर या इंच होनी चाहिए, डिपेंडिंग क्या यूनिट है, वहाँ पे फिर आपने हाइट डुएल करना है, और फिर आपने फॉल करके वापस 0 जो आपके पास हाइट थी वहाँ जाना है। तो 0 से 90 डिग्री यू आर गोइंग टूवर्ड्स यू आर डूइंग लो डुएल, 90 से 180 राइज कर रहा है आपका फॉलोअर, फिर 180 से 270 अगेन हाई डुएल रुका हुआ है फॉलोअर, और फिर 270 से 360 आपका अगेन फॉल कर रहा है। ठीक है, तो अब ये डुएलिंग तो हमने डिफाइन करना नहीं है। डुएलिंग में क्या होता है, एवरीथिंग इज जीरो, वेलोसिटी इज जीरो, एक्सेलरेशन इज जीरो। ठीक है, अगेन हाई डुएल पे वेलोसिटी इज जीरो, एक्सेलरेशन इज जीरो। तो वी नीड टू ड्रॉ समथिंग हेयर, हमें यहाँ पे कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट का कर्व चाहिए, यहाँ पे हमने इसको जोड़ना है। ठीक है, वो किस तरीके से जोड़ना है उसको देखना है, और अगर आपने यहाँ पे इसको जोड़ दिया है तो एग्जैक्टली उसी तरह आप यहाँ से जो है वापस इसको जीरो लेकर आएंगे। तो ये दोनों सिमेट्रिक टाइप के होंगे। सिमेट्रिक से मुराद ये है कि जिस तरह ये राइज कर रहा होगा उसी बिल्कुल एग्जैक्ट सिनेरियो में ये फॉल करेगा। इन अ केस लाइक दिस ओनली द एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द फॉलोअर इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही है, क्योंकि मुझे जो फॉलोअर की 2 एक्सट्रीम पोजीशन है, एक 0 जो लो डुएल पे है और जो हाई डुएल पे 1 है, सिर्फ वो चाहिए। द डिजाइनर इज फ्री टू चूज एप्रोप्रिएट फंक्शन फॉर द राइज एंड फॉल ऑफ द फॉलोअर। तो यहाँ इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अगर मैंने ज्वाइन करना है तो आई कैन यूज़ एनी फंक्शन। ठीक है ना, अभी तो मेरे पास सारे फंक्शन अवेलेबल है। राइट जो
मैं पॉलिनोमियल लेना चाह रहा हूँ या मैं एक स्ट्रेट लाइन इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, तो हम बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करते हैं और इसमें हम लेट्स ट्राई टू फाइंड कि हम एक प्रॉब्लम से इसको कंपेयर करना चाहते हैं, सॉल्व करने को ट्राई करते हैं। तो कंसिडर द फॉलोइंग कैम्प डिज़ाइन, अगेन वही डिज़ाइन है बिल्कुल, CEP स्पेसिफिकेशन एट 0 डिस्प्लेसमेंट फॉर 90 डिग्री लोड वेल, सही है। तो 0 से 90 लोड वेल हो गया आपका। राइज 1 इंच का राइज हुआ इस पूरे फ्रॉम 90 डिग्री टू 180, तो वो 1 इंच का राइज है, यानी कि 25 मिलीमीटर 90 डिग्रीज। फिर अगेन अगले 90 में आपके पास हाई डोएलिंग है, ठीक है, और फिर अगले 90 में आपके पास फॉल है, ठीक है। तो 4 आपके पास यहाँ पे मोशन प्रोफाइल है, डोएलिंग, राइज, डोएल, राइज। अब डोएल के लिए तो आपने कुछ डिफाइन करना नहीं है, तो डोएल तो 0 है, एवरीथिंग इज 0। आपने जो डिज़ाइन करना है सिस्टम को वो राइज के लिए करना है, और जब राइज के लिए आप अगर आपके पास कोई फंक्शन आ जाएगा तो आप फॉल के लिए भी उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि फॉल के लिए किस किस्म का आपके पास ग्राफ बन के आएगा। तो सबसे आसान हल क्या है? सबसे आसान हल ये है कि हम इसको सीधा ज्वाइन कर दें बाय अ स्ट्रेट लाइन, जस्ट ज्वाइन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ठीक है। तो इसका मतलब आपकी जो मोशन होगी, जो डिस्प्लेसमेंट होगी, वो लीनियरली मूव कर रहा होगा फॉलोअर आपका, ठीक है। तो वो सबको पता है कि y = mx + b इज अ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, तो वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। तो लेट्स ट्राई कि हम करते हैं क्या होता है इसका। फिर द प्रॉब्लम इज when the displacement is varying linearly, the velocity is constant during the rise and fall motion, सही है। तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट लीनियर मूव कर रही है तो वेलोसिटी जो है वो आपकी बिल्कुल कांस्टेंट होगी, ठीक है। सिमिलरली जब फॉल हो रहा होगा तो वहाँ पे भी लीनियर मोशन है, तो आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। नाउ द प्रॉब्लम इज, अब हम एक्सलेशन बना लेते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि एट दिस पॉइंट दिस ग्राफ इज़ नॉट कंटिन्यूस, ठीक है। यहाँ पे जो आपके पास वेलोसिटी फंक्शन के 2 वैल्यूज़ आ रही हैं एट अ सिंगल टाइम। तो इसका मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट एक्सेलरेशन होगी, ठीक है, बिकॉज द टाइम इज ऑलमोस्ट 0, ठीक है। जब टाइम 1/0 इज इन्फिनिटी, तो डेट्स वाई यहाँ पे जहाँ पे भी आपके पास डिसकंटिन्यूटी होगी फंक्शन के अंदर, तो वहाँ पे आपका एक्सेलरेशन जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसी हो रहा है, डिसकंटिन्यूटी आ रही है, अगेन यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आ रही है आपके पास। तो डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि आप वहाँ पे जो आपका ग्राफ है वो उसको जो है वो आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है वो। वहाँ पे 2 वैल्यूज़ आ रही है वेलोसिटी की एक ही टाइम के ऊपर, तो सडन चेंज आ रहा है बेसिकली। अच्छा, अब जर्क बनाएंगे तो अगेन जर्क जो एक्सेलरेशन को अगर मैं एक और बार डिफरेंशिएट कर दूँगा तो जर्क बन जाएगा, तो वो इन्फिनिटी को आप करेंगे अगर तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास इन्फिनिटी ही आएगा। तो अगेन एक्सेलरेशन इज़ आउट ऑफ बाउंड और जो जर्क है वो भी आपका इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो सीम्स लाइक इट्स नॉट अ गुड डिज़ाइन। अब देखते हैं मसला क्या है। तो मसला वही जो बता चुके हैं कि आपके पास इन्फिनिटी सिस्टम्स आ रहे हैं, और इन्फिनिटी ज़ाहिर सी बात है आप सिस्टम में कभी भी नहीं चाहते कि आपकी कोई भी जो फिजिकल जो आपके पास नंबर्स आ रहे हैं वो इन्फिनिटी की तरफ जाएँ, तो इट कैन बी वेरी डेंजरस। तो अब क्या करें, मसला क्यों आया यहाँ पे? तो इसका मतलब अब द स्ट्रेट लाइन जो कि बड़ी कॉमन लग रही थी, बड़ी आसान लग रही थी, उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हम। वाई? बिकॉज एक्सेलरेशन और जर्क में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अब फंडामेंटल लॉ इस तरह जो है हमको डिफाइन करेंगे हम कैम्प डिज़ाइन के अंदर। एनी कैम्प डिज़ाइन फॉर ऑपरेशन एट अदर देन वेरी लो स्पीड्स मस्ट बी डिज़ाइन विद द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट। अगर बहुत ही लो स्पीड हो फिर शायद ये चल भी जाए, ठीक है ना, फिर ये सडन चेंज जो है ये आप शायद चल भी जाए, लेकिन अगर हाई स्पीड है तो फिर तो इम्पॉसिबल है ये कर चलना। द कैम्प फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूस थ्रू द फर्स्ट एंड द सेकंड डेरिवेटिव्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्रॉस द इंटायर इंटरवल। तो पहला तो ये है कि जो फंक्शन बन के आ रहा है डिस्प्लेसमेंट का वो जो है उसके डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करने चाहिए, ठीक है। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करते तो इसका मतलब आपका फंडामेंटल लॉ को आप जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहे। द जर्क फंक्शन मस्ट बी फाइनाइट अक्रॉस द इंटायर इंटरवल। जर्क फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस हो सकता है लेकिन वो फाइनाइट रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनाइट तो कहीं से भी नहीं है ये, ठीक है। तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब अगेन सेकंड जो आपके पास फंडामेंटल लॉ का सेंटेंस है उसको भी ये फॉलो नहीं कर रहा है। पीस वाइज फंक्शन मस्ट हैव थर्ड ऑर्डर कंटिन्यूटी। पीस वाइज का मतलब ये है कि हर कर्व जो है उसका अलग फंक्शन है, तो उसमें भी अगर पीस वाइज फंक्शन भी इस्तेमाल कर रहे हैं आप तो थर्ड ऑर्डर कंटिन्यूटी होनी चाहिए, यानी कि उसको कम से कम 2 बार डिफरेंशिएट कर सकें। अच्छा, अब तो
जब भी आप कैम के फंक्शंस आप ले रहे होंगे तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपके पास फंडामेंटल लॉज जो हैं वो भी होने चाहिए. सेकंड, लो जो पीक एक्सेलरेशन है वो कम होगी तो बेहतर होगी. वाई? बिकॉज एफ इजिकल टू एम है, तो अगर आप एक्सेलरेशन बहुत एक्सट्रीम आपके पास चेंज आता है तो देर विल बी द फोर्स विल बी वेरी ह्यूज. ठीक है, अगर एक्सेलरेशन में बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन अगर आपके पास. सिमिलरली अगर लोअर पीक वेलोसिटी लोअर काइनेटिक एनर्जी, तो ज़ाहिर सी बात है कि आपकी अगर पीक वेलोसिटी कम होगी, इनबाउंड होगी, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी कम ही होगी. ठीक है. स्मूथ जर्क मीन्स लोअर वाइब्रेशंस. ठीक है, तो जर्क आपको चाहिए कम, क्योंकि आपके पास वाइब्रेशन आप जो है कम चाहते हैं कि सिस्टम में हो. तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो इसको इस्तेमाल करते हैं हमने. अब ये जो डिज़ाइन था ये तो अच्छा डिज़ाइन नहीं था यार. दैट्स वाई वी कॉलिंग इट एज अ बैड डिज़ाइन. तो अब चेक करते हैं कि हम यहाँ ग्राफ के अंदर क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हमारा डिज़ाइन बेहतर हो जाए. तो उसके लिए चलते हैं आगे. और व्हाट अबाउट अ हार्मोनिक फंक्शन. ठीक है, अच्छा, अब हार्मोनिक फंक्शंस यहाँ पे एक टिपिकल हार्मोनिक फंक्शन लिखा हुआ है, लेकिन ये इसमें आप ये नहीं जाएंगे किस क्यों लिखा हुआ है या कहाँ से आई है. जो आपके पास फॉर्मूला है हार्मोनिक फंक्शन का मतलब ये है कि उसमें साइन कोसाइन इस्तेमाल हो रहे होंगे, साइंस या कोसाइंस. अब साइन कोसाइन का फ़ायदा क्या होता है? वी नो दैट द फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूस थ्रू आउट द साइकिल. ठीक है, तो आप अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे दिस विल नॉट बिकम जीरो. वाई? बिकॉज कोसाइन साइन में कन्वर्ट हो जाएगा एक बार, फिर दोबारा साइन से कोसाइन में हो जाएगा, कंटिन्यू ये ऐसे चलता रहेगा. ये तो साइन कोसाइन कोसाइन साइन. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप सिंपल हार्मोनिक मोशन इस्तेमाल कर रहे होते हैं यू कैन डिफरेंशिएट इट 1000 टाइम्स 10,000 टाइम्स इन्फिनिटी तक आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं आएगी कोई. अच्छा, अब यहाँ पे टर्म्स के क्या इस्तेमाल हुई हुई है? एच जो है आपको पता है टोटल डिस्प्लेसमेंट है, थीटा इज द कैम रोटेशन सबको पता है, बीटा को हम डिफाइन कर चुके हैं टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द राइज मोशन. अच्छा, यहाँ पे वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द राइज मोशन बिकॉज डुएलिंग एवरीथिंग इज जीरो, नो नीड टू डिज़ाइन एनीथिंग. ठीक है ना, कोई कर्व डिज़ाइन नहीं करना आपने. डुएलिंग अगेन नो नीड टू डिज़ाइन. जो राइज में आपके पास फंक्शन आएगा आप उसको मॉडिफाई करके फॉल के लिए भी वही इस्तेमाल कर सकते हैं. तो बेसिकली एसेंशियली वी आर ओनली फोकसिंग ऑन द राइज पार्ट ऑफ द सिस्टम. ठीक है, अब चलें इसी जो कर्व है इसी को इस्तेमाल करते हैं जो हार्मोनिक फंक्शन से निकाला है हमने. सब चीज़ें समझ आ रही हैं वो क्या है? एच इज़ द हाइट टोटल डिस्प्लेसमेंट है फॉलोअर की, थीटा इज़ द कैम रोटेशन, बीटा इज़ द एंगुलर टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द राइज. राइज में कितना कैम रोटेट हुआ है. ठीक है, और यहाँ पे जो एस है वो डिस्प्लेसमेंट है. तो अब यहाँ पे जो है इन्होंने क्या किया है, इसको 3 बार डिफरेंशिएट कर दी, तो आपके पास वेलोसिटी आ गई है, देन एक्सेलरेशन जो तीनों चीज़ें आपके पास आ गई हैं यहाँ पर. तो यू कैन सी कोसाइन साइन में कन्वर्ट हो गया, फिर साइन कोसाइन में, और फिर कोसाइन साइन में. तो कुछ भी जीरो नहीं हो रहा, कंटिन्यूस है. कम अज़ कम आप इस जो आपके पास हार्मोनिक फंक्शन है इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं. ठीक है, और ये कर्व्स तीनों दिखा दी उन्होंने फ्रॉम जीरो टू बीटा. नाउ ये जीरो टू बीटा से मुराद क्या है कि इस जीरो से बीटा के अंदर ही आपका राइज होना है. तो यू कैन सी जीरो से स्टार्ट हुआ और ये बीटा पे आके टोटल राइज हो गया. ठीक है, और थीटा जो है वो इस बीच में कोई भी टर्म कोई भी थीटा इज वेरिएबल बेसिकली ना, तो थीटा जो है वो कुछ भी हो सकता है इसके बीच में, यानी कि जीरो से बीटा के दरमियान कोई भी एंगल इज थीटा. तो बीटा इज कांस्टेंट. ठीक है, वो बीटा क्या है? जब आपके पास जब फॉलोअर मैक्सिमम हाइट पे होगा तो वहाँ पे कैम का क्या एंगल होगा, और थीटा क्या है? उस बीच में कोई भी एंगल हो सकता है, वो थीटा है आपका. तो थीटा इज वेरिएबल, बीटा इज कांस्टेंट. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पास इक्वेशन है इसमें ये जो रेशियो है थीटा डिवाइड बाई बीटा का, जब यहाँ पर होंगे हम यहाँ पर होंगे तो बीटा थीटा के बराबर होगा. ठीक है, तो दिस विल बिकम 1. और जब हम यहाँ पर होंगे तो थीटा इज 0 बट बीटा विल बी देयर. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है इसका. अच्छा, अब यहाँ पे क्या मसला है? यहाँ पे मसला एवरीथिंग इज कंटिन्यूस. तमाम जो आपके पास कर्व्स हैं उसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो कंटिन्यूटी का मसला तो यहाँ पे आ नहीं रहा. ठीक है, लेकिन द प्रॉब्लम इज एक्सेलरेशन इज नॉट कंटिन्यूस. वाई? मसला क्या है? जो एक्सेलरेशन है उसके साथ क्या मसला है? एक्सेलरेशन के साथ मसला यह है कि इट इज़ मैक्सिमम एट द एंड ऑफ राइज एंड जीरो इन द डुएल विच इमीडिएटली फॉलोज. देखें यहाँ पे जो एक्सेलरेशन की स्टार्टिंग पॉइंट है राइज में वो आपके पास ज़ीरो नहीं है. तो अगेन हो सकता है, अभी तो खैर हमारे पास जो इसमें देखें अगर हम तो डुएल है फिर राइज है. ठीक है, मतलब राइज के पहले भी डुएल है और राइज के बाद भी डुएलिंग है.
तो यू कैन सी, अगर मैं एक्सेलरेशन को देखूँ तो यहाँ पे भी डोइलिंग होगी, यहाँ पे भी डोइलिंग होगी, यहाँ पे भी डोइलिंग होगी। तो यू कैन सी कि डोइलिंग पे यू नीड एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी टू बी ज़ीरो। तो यहाँ पर क्या होगा, जब आपके पास इस पॉइंट पे मौजूद है, एक्सेलरेशन एकदम से ज़ीरो से इस पॉइंट पे आगे बढ़ेगी, ठीक है। दिस इज प्रोड्यूसिंग अ डिसकंटिन्यूटी इन द एक्सेलरेशन फॉर, ये अभी कंटिन्यूस है, ये कर्व जो है ये तो वैसे कंटिन्यूस है, लेकिन आप इसको कंपेयर कर रहे हैं इसके आगे वाले पार्ट से उसके पिछले वाले पार्ट से, तो डिसकंटिन्यूटी आ रही है। तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये राइस का पार्ट है, राइस दिखाया हुआ है आपको, जो राइस का मोशन है, इससे पहले डोइलिंग है, उसके बाद भी डोइलिंग है। तो डोइलिंग में यू नीड एक्सेलरेशन टू बी ज़ीरो, तो ये ज़ीरो से स्टार्ट होगा और यहाँ पे एकदम से बहुत ही कम टाइम में, ज़ीरो टाइम पे बेसिकली वो राइज करेगा, तो अगेन डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। और अगेन यहाँ पे भी ऐसे ही होगा कि यहाँ पे एक्सेलरेशन यहाँ है और जैसे ही जो अगला पार्ट है वहाँ पे वो डोइलिंग का है, तो डोइलिंग में अगेन एक्सेलरेशन इज जीरो, यू रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन टू बी जीरो, बट एकदम से इस पॉइंट से इसको जीरो होना है, ठीक है। तो सडन चेंज है ये आपके पास। Since velocity and acceleration should be zero during duel, the initial and final velocity and acceleration during rise and fall must be zero. तो बेहतर क्या होता है, जिस तरह की वेलोसिटी जीरो से स्टार्ट हुई है यहाँ पे और जीरो पे ही खत्म हुई है, यहाँ एक्सेलरेशन को भी ऐसा ही होना चाहिए था कि जीरो से स्टार्ट होती है एक्सेलरेशन और जीरो पे ही खत्म होती, तो फिर डिसकंटिन्यूटी आपकी खत्म हो जाती सिस्टम से। फिर आपके कर्व जो होते हैं पिछले और अगले वाले जो डोइलिंग था उस दोनों से आपका जो कर्व होता वो कंटिन्यूस कहलाता। अच्छा, अब थोड़ा चेंज करते हैं, हम थोड़ा चेंज ये करते हैं हम कि हम जो है एक नया कर्व इस्तेमाल करते हैं। लेट्स से हमने चेंज क्या किया, लास्ट टाइम हम ये कर रहे थे कि हम डिस्प्लेसमेंट को हार्मोनिक फंक्शन ले रहे थे और फिर उसको कन्वर्ट कर रहे थे, डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल रहे थे, फिर एक्सेलरेशन निकाल रहे थे, फिर चेक निकाल रहे थे। व्हाट अबाउट कि हम बीच का फंक्शन उठाएं और उससे स्टार्ट करके हम वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट निकालें। तो यहाँ पे हमने यही काम किया है। अगेन वी हैव यूज अ हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन बिल्कुल वैसा ही है, साइंस आ रहा है जब भी हार्मोनिक फंक्शन नथिंग बट द फंक्शन विच कंप्राइजेज ऑफ साइंस एंड कोसाइंस। तो अगेन साइन आ रहा है, सी कांस्टेंट है कोई, थीटा वर बी वही रेशियो आपका है, और 2 पाई बिकॉज आप पूरे उसमें रोटेशन में दिखाना चाह रहे हैं उसको वन साइकिल के अंदर 360 डिग्रीज के अंदर, ठीक है। सो अगेन अब यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट की जगह एक्सेलरेशन ले लिया है, तो अब मुझे अगर वेलोसिटी निकालनी है तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करूँगा तो आई विल गेट अ कांस्टेंट टर्म, कुछ मुझे पास कांस्टेंट आएगी इंटीग्रेशन की वजह से। अच्छा, अब आपको बाउंड्री कंडीशन यहाँ अप्लाई करनी पड़ेगी। तो बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने का फ़ायदा क्या होगा, यू कैन ईजिली गिव द बाउंड्री कंडीशन जो आपकी रिक्वायरमेंट है एक्सेलरेशन के लिए, अगले वाले उस जो आपने फंक्शन लिया उसमें आप दे सकते हैं उसकी रिक्वायरमेंट। तो अगर मैं रिक्वायरमेंट चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जब थीटा ज़ीरो हो, व्हेन थीटा इज ज़ीरो, जब सिस्टम शुरू हो रहा है तो वेलोसिटी भी ज़ीरो चाहिए मुझे, ठीक है। तो जब थीटा ज़ीरो है तो वेलोसिटी भी ज़ीरो है, इसमें पुट करेंगे तो आपके पास k1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आपके पास वेलोसिटी की जो इक्वेशन है वो आ गई। अगेन नाउ यू कैन सी वेलोसिटी इज़ v, ठीक है। तो v जो है वो आपका ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, जो है आपका जीरो पे खत्म हो रहा है, और एक्सेलरेशन भी आपका जीरो से स्टार्ट हो रहा है और फिर जीरो पे खत्म हो रहा है, क्योंकि हमने एक्सेलरेशन को एज अ हार्मोनिक ट्रीट किया है। दैट्स वाई स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एंड इज गोइंग टूवर्ड्स जीरो, ठीक है। क्योंकि साइन की टर्म्स है सिंपल, तो साइन जीरो इज जीरो, फिर साइन पूरा इसी तरह जो आपका वो मूव करता है अगर आप उसको थीटा को चेंज करते हैं फ्रॉम जीरो टू 360। अच्छा जी, तो और अगेन अब अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो इस फंक्शन से, तो मुझे दोबारा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। दोबारा इंटीग्रेट करूँगा तो आई विल गेट अ न्यू कांस्टेंट विच इज़ k2। अब इसके लिए डिस्प्लेसमेंट के लिए भी मुझे बाउंड्री कंडीशन चाहिए, तो क्या बाउंड्री कंडीशन लूँगा मैं, एट थीटा इज जीरो, जब थीटा जीरो है तो एस जीरो है, जाहिर सी बात है जो डोइलिंग पॉइंट स्टार्ट हो रहा है आपका, तो फॉलोअर जो है वो लोएस्ट पोजीशन पे है और k2 जीरो आ जाएगा। सिमिलरली व्हेन थीटा इज बीटा, एस इज इक्वल टू एच, तो जब थीटा जो है वो बीटा के बराबर है, ठीक है, जब आप इस पोजीशन पे आ गए, जब थीटा जो है वो बीटा के बराबर हो गया है तो आप इस पोजीशन पे हैं, तो जब आपके पास जो ये फॉलोअर की जो मोशन है वो टोटल वो अपने टॉप हाइट पे पहुंच चुका है, और वो जो हमने उसको डिफाइन किया था वेरिएबल को वो एच था। तो जैसा वी आर सेइंग जब थीटा बीटा के बराबर होगा तो एस जो है वो यानी डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो एच के बराबर होगी। तो यहाँ से आप कैपिटल सी जो आपके पास एक
कांस्टेंट रह गया था वो भी निकाल सकते हैं। ये तमाम कांस्टेंट आप चीज़ों में डालेंगे तो आपके पास 4 इक्वेशन बन के आ जाएंगी, डिस्प्लेसमेंट की, एक्सेलरेशन की, वेलोसिटी की और जर्क की, ठीक है। और दिस इज नॉन एज द साइक्लोइडिकल फंक्शन। ड्यूरिंग फॉल मोशन डिस्प्लेसमेंट कैन बी फाउंड बाय सबट्रैक्टिंग द राइज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एच फॉर वी ए एंड जे ओनली नेगेटिव साइन इज नीडेड। तो जब फॉल में जा रहे होंगे तो आप सिर्फ आपको वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और जर्क में नेगेटिव साइन लगाना होगा। डिस्प्लेसमेंट में ये होगा कि जो मैक्सिमम राइज, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट थी उसमें से आप माइनस कर देंगे इसको सिंपली। कैसे, ये दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे दोनों ग्राफ्स बने हुए हैं, राइज का भी फॉल का। तो यहाँ पे आप राइज का तो फॉर्मूला आपके पास आ गया जो कि पिछले यहाँ से आया है बेसिकली, जो आपने ये एस निकाला है, ये आपके पास राइज का फॉर्मूला है, क्योंकि राइज को इस्तेमाल कर रहे थे हम। फॉल में क्या होगा, सिंपली यू एच से माइनस कर रहे होंगे आप, ठीक है, क्योंकि अब आप हाइट पर हैं, आप फॉल करेंगे तो आप पहले से ही फॉलोअर जो है वो हाइट पर है। तो इस जो राइज का आपके पास डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन था उसको आपने माइनस करना है फ्रॉम द मैक्सिमम हाइट, तो ये आपके पास फॉल का फंक्शन भी आ जाएगा एंड यू कैन इजीली ड्रॉ इट, ठीक है। नाउ यू कैन सी डिस्प्लेसमेंट तो कोई मसला नहीं है। डिस्प्लेसमेंट आप 0 से स्टार्ट हो रहा है और फिर आपका हाइट जो है 1 मिलीमीटर जो सेंटीमीटर या जो भी थी वहाँ पे जा रहा है। सिमिलरली वेलोसिटी इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, पीक आ रहा है, दोबारा 0 पे जा रहा है। एक्सेलरेशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, पीक आ रहा है, फिर दोबारा नीचे जा रहा है, फिर पीक आ रहा है, फिर 0 पे जा रहा है। और ठीक है, तो इसका मतलब ये तीन जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो हमें चाहिए थे कि 0 से स्टार्ट हो 0 पे ख़त्म हो, वो तो बिल्कुल सही है, और यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। सो यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम, एक्सेलरेशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड अगेन इज गोइंग टुवर्ड्स 0, और फिर आपके पास जो आपकी वेलोसिटी है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 और फिर ये अगेन 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है। जर्क आपका कंटिन्यूस नहीं है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जर्क आप स्टार्ट जो है जर्क आपका स्टार्ट हो रहा है 1 से और फिर ये दोबारा ऊपर जा रहा है, तो यहाँ 0 होगा, दोबारा गिरेगा ये, जब आपके पास डोइलिंग होगी तो गिरेगा। लेकिन अगेन जर्क का कंटिन्यूस होना ज़रूरी नहीं है। जर्क के लिए ज़रूरी क्या था कि वो उसकी जो नंबर्स हों वो इनफाइनाइट ना हो। आप ये देख सकते हैं, दोबारा दिखा देता हूँ मैं आपको। जो गेम की आपके पास फंडामेंटल्स लॉ, उसमें यह था कि जर्क फंक्शन मस्ट बी फाइनाइट अक्रॉस द एंटायर इंटरवल। ज़रूरी नहीं कंटिन्यूस हो, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इज मस्ट बी कंटिन्यूस, ठीक है, बट जर्क फंक्शन जो है वो फाइनाइट हो काफ़ी है हमारे लिए, ठीक है। तो इसकी दोनों जो कंडीशंस थी गेम्स की वो यहाँ पे सेटिस्फाई कम से कम हो रही हैं। तो ये आपके पास जो ग्राफ्स थे उसके वो दोनों बन के आ गए। तो अभी थोड़ा सा बस मकसद इस लेक्चर का ये था कि आप ये समझ सकें कि आप जो बीच में ग्राफ डिज़ाइन करते हैं वो सिंपल स्ट्रेट लाइन नहीं ले सकते। आपको या तो कोई पॉलिनोमियल इस्तेमाल करना पड़ेगा या आप कोई हार्मोनिक फंक्शन वगैरह इस्तेमाल करेंगे। तो क्योंकि वरना जो है आपके सिस्टम में डिसकंटिन्यूटीज़ आ सकती हैं और वो फिर आपका एक्सेलरेशन या जर्क इनफाइनाइट हो सकता है, जो कि हम नहीं चाहते हैं। तो ये एक जनरल सा एक डिस्कशन था, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी कुछ कि किस तरह आप जो है सिस्टम को बेहतर करते हैं। सो आई होप चीज़ें समझ आई होंगी। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। क्वेश्चन आंसर जो भी हैं वो आप कर सकते हैं, तो उसके बाद हम इंशाल्लाह उसको आगे लेकर चलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।